हज़रात, जॉय जस्टिस के फोरम पर एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद। आप जानते हैं कि हमारे वकला मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर आपको वो कानूनी मदद फ़राहम करते हैं जिसके मुतालिक हम में से बेशतर लोग जानते ही नहीं हैं कि हमारे हकूक़ क्या हैं, या जो मुख्तलिफ़ हमें लीगल प्रॉब्लम्स पेश आ रही हैं या राइट्स हैं, उनको कैसे इस्तेमाल किया जाए, उनका कैसे फ़ायदा उठाया जाए। तो जॉय जस्टिस से आज हमारे एडवोकेट से आपकी फिर मुलाकात करा रहे हैं। हमारे साथ राना बलीगुर रहमान साहब तशरीफ़ रखते हैं, सीनियर एडवोकेट हैं। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। उनके साथ बारान खान शेरवानी साहब तशरीफ़ रखते हैं। मिस्टर बारान खान शेरवानी, सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी माशाल्लाह बड़े अच्छे वकील हैं। और साथ सलमान परवेज़ साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। इधर मेरे साथ विलिंग वेज के सीनियर काउंसलर नदीम नूर साहब हैं, उधर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मिस मनहल खान और उनके साथ मिस इफ़ा इमरान क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आप तीनों की आमद का भी बहुत शुक्रिया। आज आप जो हमें मालूमात देंगे वो गैर मनकूला जायदाद की मुंतकली के बारे में है, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी, और उसमें जो प्रॉब्लम्स पेश आती हैं लोगों को, उसके मुतालिक हम आपसे सवाल करेंगे और आपके जवाबात की रोशनी में हमें पता चलेगा कि हम किस तरह से इन मामलात को अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं। पहला सवाल जो हमारे पास आया है वो है, विरासत मुंतकिल होने पर एक से ज़ायद मालिक अगर किसी गैर मनकूला जायदाद के हों, एक से ज़्यादा मालिकान हों गैर मनकूला जायदाद के, और उनमें से कोई एक या सब अगर इस गैर मनकूला जायदाद की तकसीम चाहते हों, तो किस कानून के ज़रिए ये तकसीम होगी? मैं आपसे सवाल करूँ सर। इसमें मैं अर्ज़ करता चलूँ कि इससे पहले जो कानून मौजूद था वो फेडरल था, जो कि पार्टीशन एक्ट था 1893 का। उसके बाद जो है रिसेंट अमेंडमेंट्स की गई 2012 के अंदर, पंजाब के अंदर पंजाब इमूवेबल प्रॉपर्टी पार्टीशन एक्ट आया 2012 में। 2013 का एक्ट था ये जो लागू हुआ। इसके तहत अब तकसीम की जाती है। थोड़ी सी मैं गैर मनकूला की वजाहत कर दूँ। गैर मनकूला जायदाद से आम फहम समझने के लिए उस जायदाद को कहते हैं अटैच टू अर्थ, जैसे ज़मीन है प्लॉट की शक्ल में, या कोई घर बना हुआ है, कोई बिल्डिंग है, कुछ भी कंस्ट्रक्शन है जो कि एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाई जा सकती, इसको हम इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। ये पार्टीशन जो है ये स्पेसिफिकली जो कानून बनाया गया ऐसी प्रॉपर्टी के हवाले से बनाया गया कि जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है। सेकेंडली इसके अंदर जो एक चीज़, मतलब जिस तरह एक विरासत खुलती है, तो विरासत खुलने के बाद जब वर्सा के अंदर जाता है तो आमतौर पर तकसीम का एक अमल चलता है। जैसे हम देखते हैं एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन आ रही है तो अब बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ तकसीम हो रही हैं। तो ये कानून जो है पर्टिकुलरली इस तरह है, या कुछ लोगों ने अगर मिल के कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की हुई है और अब कोई तस्वीया पैदा हो गया, कोई डिस्प्यूट पैदा हो गया और वो चाह रहे हैं कि इसकी तकसीम हो, और वो आपस में खुद इस बात पे मुत्तफिक नहीं हो पा रहे कि किस तरह तकसीम है, तो थ्रू अदालत इस कानून के ज़रिए उस प्रॉपर्टी की वो तकसीम करवाते हैं। तो पार्टीशन एक्ट जो पंजाब की हद तक है ये लागू है। अब ये इसका इतलाक़ जो है पूरे पंजाब के ऊपर होता है। प्रोविंशनलाइजेशन के बाद ये जो फेडरल से निकाल के प्रोविंसेस को दे दिया गया। और इस कानून के अंदर ये है कि अगर मतलब एक प्रॉपर्टी है उसमें 3, 4, 5 मालिकान हैं, उनमें से कोई एक शख्स भी चाहता है कि जो मुश्तरका मालिक है तकसीम हो, तो वो उसके लिए अदालत से रुजू कर सकता है। उसमें वो अपनी जो सूट फाइल करेगा दूसरों के ख़िलाफ़, तो उसके अंदर वो जो क्लेम करेगा उस प्रॉपर्टी की तकसीम के हवाले से, तो वो चाहे एक हो या चाहे सब मुत्तफिक हो, कोई एक भी अगर लोगों से मुत्तफिक नहीं है तो वो अदालत में जा सकता है प्रॉपर्टी तकसीम करवाने के लिए। राइट। नदीम नूर साहब प्लीज़ आप सवाल कीजिए। आपने अभी पार्टीशन एक्ट का जिक्र किया। मेरे सवाल के दो हिस्से हैं। पहला तो ये कि क्या हर तरह की गैर मनकूला जायदाद की तकसीम इस कानून के तहत की जाती है, और कौन सा शख्स इस सिलसिले में दावे को फ़ाइल करने का इख्तियार रखता है? सर, जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि कौन कौन सी गैर मनकूला जायदाद इस लॉ के अंडर आती हैं, ये लॉ है पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी 2012 का। ये 2012 के कानून के तहत जो एग्रीकल्चरल लैंड है, जो ज़रई ज़मीन है, उसको एक्सक्लूड कर दिया गया, उसको निकाल दिया गया। उसकी तकसीम इस कानून के तहत रेगुलेट नहीं होती। जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू मामलात हैं, ज़रई ज़मीन से मुतल्लिक जितने भी मामलात हैं उसके लिए अलहदा कवानीन बने हुए हैं। लैंड रेवेन्यू एक्ट है 1967 का, 1967 का, तो वो वहीं से ही रेगुलेशन उसकी चलती है। उसके लिए कोर्ट्स भी डिफरेंट हैं, उसके लिए जो अथॉरिटीज़ हैं जिनके पास आपने जाके पार्टीशन सूट फाइल करना है वो भी डिफरेंट हैं। तहसीलदार है, असिस्टेंट कमिश्नर है और इस तरह से।
यहाँ पे जो 2012 का कानून है वो स्पेसिफिकली रेजिडेंशियल जो प्रॉपर्टीज़ हैं या जो अर्बन एरियाज़ के अंदर फॉल कर रही होती हैं प्रॉपर्टीज़, उसको रेगुलेट करती है, उसकी पार्टीशन को रेगुलेट करती है। और जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि कौन कौन अशख़ास जो हैं वो दावा दायर कर सकते हैं या पार्टीशन के मुस्तहिक हैं, तो पार्टीशन अटैच है आपकी ओनरशिप के साथ। अगर आपका टाइटल टू प्रॉपर्टी होगा तो ही आप तकसीम करवा सकते हैं। एक स्ट्रेंजर जो है, एक बंदा, एक शख्स जिसका प्रॉपर्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो तकसीम कैसे कराएगा या उसकी इंटाइटलमेंट ही नहीं है, वो कैसे अपना शेयर डिटरमिन करवाएगा। तो जो शख्स ओनर है, मालिक है ज़मीन का या जायदाद का, वो कोर्ट में जाएगा, वो दावा दायर करेगा और बाकी जितने को ऑनर्स हैं, क्योंकि अगर एक ऑनर होगा तो तकसीम तो नहीं होगी, जब ज़्यादा ऑनर, एक से ज़्यादा ऑनर्स होंगे तो ही तकसीम की बात ओपन होती है। तो 2 या 2 से ज़्यादा ऑनर्स जब होंगे तभी आप तकसीम के लिए जाएंगे और एक ऑनर बाकी तमाम को ऑनर्स को डिफेंडेंट बनाएगा, मुद्दा अलग बनाएगा अपने सूट में और स्पेसिफिकेशन देगा कि जी ये मेरी प्रॉपर्टी की स्पेसिफिकेशन है, ये डिटेल्स हैं, ये आपके दावे का कंटेंट होगा और ये अशख़ास जो है ना ये दावा दायर कर सकते हैं। जी अदालत रिस्पोंडेंट मालकान को बुलाने के लिए क्या तरीका इख्तियार करती है? जवाब दावा जमा करवाने की क्या मुद्दत होती है और जवाब दावा ना दाखिल करवाने पर क्या एक्शन होता है? जिसमें इस तरह की जो अदालत जो है वो एक नोटिस डिफेंडेंट को भेजती है। अब विद इन 10 डेज़ डिफेंडेंट को उस नोटिस के सर्व होने के अंदर आना होता है, पेश होना होता है। अगर वो नहीं पेश होता और जब वो ये नोटिस भेज रही है तो साथ ही जो भी कंप्लेंट उन्होंने दायर किया है उसके अंदर जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ ही उस नोटिस के अटैच करके उन्हें भेजे जाते हैं। अगर फिर भी वो डिफेंडेंट नहीं आते हैं 10 दिन के अंदर, तो उन्हें लगता है कि जो कोर्ट है उन्हें लगता है कि जी उन्हें एक टाइम दिया गया है और वो नहीं आ रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं इसको या नहीं आना चाह रहे हैं, तो फिर वो 2 तरीके और इख्तियार करते हैं। एक वो फिक्सेशन ऑफ नोटिस उनके घर के बाहर किसी भी एक प्रोमिनेंट दीवार के ऊपर, जिसे हम चस्पांदगी कहते हैं, वो कर देते हैं। और दूसरा तरीक़ेकार होता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू, न्यूज़पेपर के अंदर, जिसे हम अखबार इश्तिहार कहते हैं, उसके ज़रिए उन्हें बुलाया जाता है। अगर तब भी वो ना आए तो उसके ख़िलाफ़ एक एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स जो हैं वो स्टार्ट कर दी जाती हैं। अब उस एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स का अगर तो उन्हें पता चल जाता है डिफेंडेंट को, तो विद इन 15 डेज़ उन्हें पता चलने के तो वो अपना जवाब जो है वो दायर करेंगे कि हम लोग इस वजह से इन वजूहात की बिना पर नहीं आ सके, एक रिटन स्टेटमेंट देंगे। अब वो रिटन स्टेटमेंट अगर तो कोर्ट को लगता है कि जी उन्होंने बिल्कुल एक अपना जो मौक़िफ़ दिया है कि हम नहीं आ सके हैं वो सही है, तो वो एक्स पार्टी जो प्रोसीडिंग्स है उसके उन्हें हटाकर उनको भी पार्टी एज बना लिया जाएगा। लेकिन अगर उन्हें नहीं लगेगा तो एक्स पार्टी ही चलेगा। ये इसके सारा तरीके का। और ये सिर्फ पहला कानून है जिसके तहत जो मॉडर्न डिवाइस के थ्रू आप नोटिस भेजते हैं उसको रिकॉग्नाइज किया गया है। जैसे हम व्हाट्सएप के ऊपर भेज देते हैं, डबल टिक आ जाता है, ब्लू डबल टिक हो जाते हैं, तो पता चल जाता है दूसरे ने ये पढ़ लिया हुआ है। ये वाहिद कानून है पाकिस्तान में जिसमें रिकॉग्नाइज किया गया है इस चीज़ को कि अगर आप थ्रू इलेक्ट्रॉनिक और टेली कम्युनिकेशन मोड भी नोटिस भेजेंगे तो उसको अदालत मानेगी। साहब ने भी बात की है कि जब उसको एक्स पार्टी का इल्म हो जाता है तो वो कोर्ट को अप्रोच करती है कि एक्स पार्टी प्रोसीडिंग जो है उसके खिलाफ ख़त्म कर दी जाए। उस एप्लीकेशन के साथ उसने अपनी रिटन स्टेटमेंट दाखिल करनी है और इन केस वो रिटन स्टेटमेंट फाइल नहीं करते हैं तो उसका राइट स्ट्रक ऑफ हो जाता है। सेकेंडली, जब एक दफ़ा डिफेंडेंट जो या रिस्पोंडेंट जो जब पेश हो जाता है तो पेश होने के 30 दिन के अंदर अंदर उसने अपनी, यानी कि जो उसके खिलाफ कंप्लेंट आई है कि मतलब मेरे पे किसी ने अगर कोई दावा किया है तो मैं जो उसके जवाब में कहना चाहता हूँ, मैंने 30 दिन के अंदर अंदर अपने पेशी से जवाब दाखिल करना है। इन केस मैं नहीं पेश कर सकता, कोई अदालत में जवाब जमा नहीं करवा सकता, तो अदालत मेरा हक़ ख़त्म कर देगी और मैं उस केस के अंदर अपने बिहाफ के ऊपर कोई भी शहादत जो है वो जमा नहीं करवा सकूँगा। तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इसको किया गया कि ये लिंगर ऑन ना हो, तो ये कि आपका राइट ऑफ डिफेंस ही स्ट्राइक ऑफ हो जाता है। वंडरफुल। मेरा ख्याल है एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और फिर हम मज़ीद सवालात करेंगे। तमाम किस्म के नशे के मरीज़ों की इलाज की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकता, इसी तरह कोई इलाज का तमाम तबकात की ज़रूरियात को भी पूरा नहीं कर सकता। विलिंग वेज में एडमिशन के लिए भी सबसे पहले मेरिट को देखा जाता है और अगर मेरिट पे कोई पूरा उतरता हो तो फिर हम बताते हैं कि जो प्री एडमिशन काउंसलिंग है फैमिली की वो कितनी देर होगी। नशे के मरीज़ों में एक चंक है जिसके लिए विलिंग वेज कारआमद हो सकता है और वो चंक है ऐसे मरीज़ों का जो कि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग से यानी मौलजीन के हाथों नशे की बीमारी में मुब्तला हुए हैं
या जो मरीज़ अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या किसी जॉब पे हैं या बिज़नेस की सरबराही कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और उनमें कोई और इखलाकी बुराई नहीं है और कोई उनके अंदर क्राइम का पहलू नहीं है, उन्होंने कभी कोई जुर्म नहीं किया, कोई नशा नहीं बेचा या कोई ऐसा काम नहीं किया जिसे हम जुर्म की दुनिया का काम समझते हैं, तो ये सब चीज़ें देखते देखते फिर हम ये भी देखते हैं कि क्या ये इलाज जो कोई शुरू करना चाहता है तो क्या इस इलाज को वो तकमील तक भी पहुंचा सकता है कि नहीं। जो लोग माली मुश्किलात का शिकार होते हैं उनके लिए विलिंग वेज कोई बहुत ज़्यादा सूटेबल इलाजगाह नहीं है। विलिंग वेज में सिर्फ वो लोग जो है बहुत बेहतरीन फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने प्यारों की ज़िंदगी में इनकलाब ला सकते हैं, जो कि मुसलसल पुरजोश होकर काम कर सकते हों, जो मेहनत से काम कर सकते हों, जो लिखने पढ़ने से घबराते ना हों और जो मुसलसल वक्त की और रुपए की इन्वेस्टमेंट कर सकते हों। विलिंग वेज की जो पॉलिसी है वो दो लफ्ज़ों के इर्द गिर्द घूमती है, एक है ऑनेस्टी और दूसरी है ट्रांसपेरेंसी। वेलकम बैक। मिस्टर आप सवाल करेंगे? अगर एक मालिक जायदाद से माली नफ़ा हासिल कर रहा हो या फ़ायदा उठा रहा हो तो क्या दौरान समाअत दावा अदालत कोई हुक्म जारी कर सकती है, और रेफरी या सालिस से इस कानून में क्या मुराद है? आपका क्वेश्चन दो हिस्सों के ऊपर है। एक चीज़ जो पहले बुनियादी तौर पे ये है कि जिस तरह प्रॉपर्टी है, अब प्रॉपर्टी बिल्डिंग की बात हम कर रहे हैं तो एक ऑनर अगर पोजेशन में है और दूसरे के पोजेशन में नहीं है तो ऑब्वियसली या तो वो उससे रिहाई से फ़ायदा उठा रहा है या उसके रेंटल बेनिफिट से जो कर रहा है। अब वो तो बेनिफिट्स गेन कर रहा है, लेकिन जो बंदा इन पोजेशन नहीं और वो मालिक है उसका भी हक है कि उसको इसके जो गेंस मिले। तो अदालत जो है वो ये जजमेंट करते हुए अपने से फैसला करती है कि इसके बेनिफिट्स का इतना हिस्सा बनता है। लेट्स सपोज अगर दो लोग हैं और वो समझते हैं कि 1 लाख के बेनिफिट्स इससे डिराइव हो रहे हैं तो वो दोनों में 50,000 तकसीम करके जिसके पास पोजेशन में वो प्रॉपर्टी है वो उसको हुक्म देगी कि ये तुम 50,000 रुपया अदालत में जमा करवाओ। वो मंथली भी हो सकता है, वो क्वार्टरली भी हो सकता है, कोई भी अमाउंट जो अदालत उसको डिटरमिन करेगी वो उसने जमा करवाना है। प्लस इसमें अदालत एक तारीख मुकर्रर करती है और अगर इन केस उसने कोई डेट मुकर्रर नहीं किया तो फिर हर तारीख की महीने की 15 तारीख से पहले उसने ये पैसे जमा करवाने हैं। इन केस अगर वो उसकी कंप्लाइंस नहीं कर सकता, सिर्फ इस कानून को मतलब एक इसकी मजबूती या सख्ती के लिए कि अगर वो उसको मुकर्ररा तारीख पे नहीं जमा करवाता तो अगर तो वो उसने दावा दायर किया हुआ यानी कि वो एज ए प्लेंटिफ अदालत में आया तो अदालत उसके दावे को देर एंड देन जो है वो खारिज कर देगी, और अगर वो डिफेंडेंट के तौर के ऊपर है तो उससे राइट ऑफ डिफेंस जो है वो वापस ले लिया जाएगा अगर वो ऑर्डर की कंप्लाइंस नहीं करता। इसके बाद एक नया एक जो शॉर्टकट निकाला गया वो ये भी था कि रेफरी है कि किसी को भी सालिस मुकर्रर कर देती है अदालत, अगर तो सारे के सारे ऑनर्स इस बात पर मुत्तफिक हैं कि रेफरी की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, हम किसी को सालिस मुकर्रर कर लेते हैं वो हमारे दरमियान में बैठ कर फैसला करवा दे, तो उन सब की मुश्तरका राय के बाद अदालत सालिस मुकर्रर करती है जिसकी फ़ीस जो है उन तमाम ने मिल के अपने शेयर के अकॉर्डिंगली पे करनी होती है। सालिस जाके ये देखता है कि क्या प्रॉपर्टी तकसीम हो सकती है या ये आपस में कुछ कंबाइन कर सकते हैं, कुछ अपनी ले दे के कि आप इतना पोर्शन ले लें, इस तरह से पॉसिबल है, या किसी लॉ की वजह से उस प्रॉपर्टी की तकसीम ही मुमकिन नहीं है। जिस तरह के कोई भी लॉज जो है लोकल लॉज है उनके अंदर फ़र्ज़ करेंगे कि प्लॉट्स का एक साइज़ रखा गया 5 मरले, इससे छोटा ये नहीं हो सकता, तो फिर उसकी तकसीम ही नहीं है क्योंकि 5 मरले में वो सब हिस्सेदार हैं। कोई इस तरह की सूरत हाल है तो वो कोर्ट को अपनी रिपोर्ट देगा, या इसके बाद अगर वो सारे किसी बात में मान जाते हैं तो रेफरी जो है उनसे उनकी सारी कंसर्न लेने के बाद कोर्ट में रिपोर्ट पेश करता है जिस पे कोर्ट जजमेंट पास करती है, अनलेस कि वो किसी कानून के खिलाफ वर्जी ना हो। और ये रेफरी के फ़ैसले के बाद जो है जजमेंट आ जाती है। एक शॉर्टकट रखा गया ताकि अगर कोई मामला ख़त्म हो सकता है तो वो जल्द से जल्द इस तरीके से ख़त्म हो जाए। बहुत तफसील से आपने बताया। एडवोकेट बारान साहब, आपसे सवाल है कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम इमूवेबल प्रॉपर्टी कह रहे हैं, वो एक शख्स चाहता है कि मैं ख़ुद ख़रीद लूँ और बाकी लोग जो हैं उनसे मैं ये ख़रीद लूँ, तो क्या उसके पास कानून में ये गुंजाइश है? तो जैसे ब्लीक साहब ने बताया कि आपको एक हक दिया गया है कि आप एक कंप्रोमाइज़ की तरफ पहुँच जाएँ। को ओनर्स हैं वो आपस में ही डिसाइड कर लें कि हमने कितना कितना हिस्सा लेना है और कैसे कैसे हिस्सा लेना है। वो अगर उस कंप्रोमाइज़ की तरफ नहीं पहुँचते या रेफरी मुकर्रर किया है और रेफरी ओपिनियन दे देता है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये डिवाइड नहीं हो सकती, ये इस तरह से इसकी तामीर हुई है कि अगर डिवाइड करेंगे तो प्रॉपर्टी जो है वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ शक्ल अख्तियार कर लेगी,
या उसने जो ओपिनियन दी है वो किसी कानून के ख़िलाफ़ जाती है, जैसे टाउन प्लानिंग के कवानीन है, ब्लेक साहब ने बताया कि 5 मरले से कम की कटिंग नहीं हो सकती, तो कानून के मुखालिफ है ये, लेकिन उसने ओपिनियन दे दिया कि डिविजिबल है प्रॉपर्टी। तो इन 3 सिचुएशंस के अंदर जो कानून है वो ये अख्तियार देता है कि 3 को ऑनर, जितने भी को ऑनर्स हैं, 3 हैं, 2 हैं या 2 से ज़्यादा हैं, वो नीलामी की तरफ चले जाएं। इसे कहते हैं इंटरनल ऑक्शन, कि 3 जितने भी को ऑनर्स हैं वो आए और अदालत में कहें कि जी हम ख़रीदना चाहते हैं, वो अपनी रिटर्न ऑफ़र देंगे। ये जितनी प्रोसीडिंग्स होंगी ऑक्शन की, ये कोर्ट के अंदर ही होंगी और इसको जो प्रिजाइड कर रहा होगा वो जज ही कर रहा होगा, और वो वहाँ पे अपनी ऑफर्स देंगे, काउंटर ऑफर्स देंगे, लेकिन ये सब कुछ इन रिटर्न देंगे। तो कोर्ट ने ये तय करना है कि रिज़र्व प्राइस कितनी होगी। उसके बाद जब ऑफर्स आ जाएंगी और जो हाईएस्ट बिड होगी उसको कोर्ट बाउंड है कि बाकी तमाम को ऑनर से कब्ज़ा लेके दे, और जो पैसे हैं, जो रिमेनिंग अमाउंट है, वो अपना शेयर निकाल के, जो हाईएस्ट बिडर है वो अपना शेयर निकाल के बाकी तमाम अमाउंट कोर्ट में डिपॉजिट कराएगा, और कोर्ट जो है बाकी जितने भी को-ऑनर्स जिनसे वो प्रॉपर्टी ख़रीदी गई है उनको उनके शेयर के मुताबिक वो पैसे दे देगी और इसको कब्ज़ा दे देगी। फेयर इनफ। क्या फैसला करते वक्त अदालत जायदाद से हासिल होने वाले नफ़े की तकसीम के बारे में कोई फ़ैसला करती है? जी बिल्कुल, जब भी कोई भी फाइनल सेटलमेंट हो रही होती है तो उसके टाइम पे जो कोर्ट होता है वो एक टर्म यूज़ की जाती है, मीन्स प्रॉफिट। जो भी प्रॉपर्टी मीन्स प्रॉफिट में एक्सप्लेन करता हूँ, जिस तरह के जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर से जो भी उसकी अप्रॉक्सीमेट रेंटल बेनिफिट जो भी उसमें से ड्राइव कर रहा है, कोई भी एक को ओनर जो उस पोजेशन में है उस प्रॉपर्टी के, जो वो अमाउंट ड्राइव कर रहा है वो मीन्स प्रॉफिट होती है। जो बाकी के को ओनर्स होंगे फाइनल सेटलमेंट के टाइम कोर्ट उनको वो अवार्ड करेगी, लेकिन जो इंटरम मीन्स प्रॉफिट जो शुरू में उन्होंने जमा करवा दिया गया होगा कोर्ट में, उसको मद्देनज़र रखते हुए कि वो जितना था उसके बाद जो बकाया रिमेनिंग मीन्स प्रॉफिट रह जाएगा उसकी अमाउंट दी जाएगी सबको ओनर्स को। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, अगर मैं आसानी से इसके प्रॉफिट से मतलब, और ये मतलब कोई भी जो बिल्डिंग है, जो प्रॉपर्टी है जिसकी जो कि इन डिस्प्यूट है, उससे कोई रेवेन्यू जनरेट होता है, या उसकी मतलब एक बंदा है कि बाकी सब लोग किराए पे रह रहे हैं, वो उसने बिल्डिंग खुद काबिज किया हुआ है, अब बाकी सब तो किराया पे कर रहे हैं, वो मुफ्त में एंजॉय कर रहा है। अब कोर्ट ये डिटरमिन करती है कि इसका माहाना किराया कुछ भी मतलब 10,000, 20,000, 1 लाख रुपया था, अब इसके हिस्से में तो सिर्फ अपने हिस्से की हद तक वो अमाउंट आनी चाहिए थी उस बेनिफिट की, बाकी तो दूसरों को हक था। फ़र्ज़ कर लेते हैं हम 3 लोग हैं तो तीनों के हिस्से में 10-10 हज़ार अमाउंट बनती है, इसका 30,000 है। तो कोर्ट ये करेगी, जब उसका फैसला करेगी तो कहेगी कि इतने अरसे से जो प्रॉपर्टी इसके पोजेशन में थी, इतने साल का इतना किराया, इसमें से इसका शेयर इतना बनता था और बाकियों का शेयर इतना बनता था। तो ये बाकियों का जो शेयर जो है, जो अब ये प्रॉपर्टी क्योंकि ऑक्शन होने जा रही है, जो उससे सेल हो रही है, तो जो उसका कीमत निकलेगी वो उस कीमत में से बाकियों का जो मुनाफे का हिस्सा वो उनको दे देंगे और इसको कहेंगे कि है। और इन केस अगर इसने इन टाइम में ये जमा करवा रहा था क्योंकि इन पोजेशन ये था, तो कोर्ट ये कह देगी कि इतना अर्सा इसने ये जमा करवाया हुआ है, इतनी जो फ़र्ज़ करें 1 लाख अमाउंट बनती है और इसने 30,000 जमा करवाया हुआ है, तो 30,000 पे उसमें से माइनस करके 70,000 उसके हिस्से में से काट के बाकी को ओनर्स को दे देंगे और बाकी की रकम इसको मिल जाएगी। अगर और इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो ये कह सकते हैं आप कि सिर्फ ये पार्टीशन इमूवेबल प्रॉपर्टी की नहीं हो रही, बल्कि उसमें जो बेनिफिट अराइज हो रहे हैं, जितने भी बेनिफिट्स अराइज हो रहे हैं, ये उसकी भी पार्टीशन करती है। बिल्कुल समझ आ गई बात, और हम मज़ीद भी सवाल करेंगे मगर इस ब्रेक के बाद। मेरे पास जो पेशेंट आती हैं ख़ास तौर पे ख़वातीन, उसमें अक्सरियत के हाथ सुन हो रहे होते हैं और पैर सुन हो रहे होते हैं। हाथ सुन होना, पैर सुन होना, इनिशियली जब थोड़ा सा मैं जब ना तजर्बाकार था तो मैं तो इसमें मैं उसको बड़े फिज़िकली चीज़ों को उसको मैं देखता था कि वाकई ये क्या हो रहा है, न्यूरोपैथी हो रही है, क्या हो रहा है। लेकिन जब मैं इसको डिटेल में देखा और उसको यूँ उसमें थोड़ा एक्सपीरियंस ज़्यादा होता गया तो ये पता लगा कि ये एंग्जाइटी की किस्म होती है। ठीक है, बहुत सारी ख़वातीन जो आपको, मैं तो आंखें बंद करके बता देता हूँ कि आपको एंग्जाइटी है और हाथ पाँव सुन होने, हाथ पाँव जलने और ये पट्टे खिंचे हुए हैं, गर्दन के पट्टे खिंचे और सर में यहाँ सुन हो रहा है। ये एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, और ये इसके पीछे जो एक ब्रॉड टर्म में के साइकोलॉजिकल रीजंस होती हैं, नफ्सियाती वजूहात होती हैं, क्योंकि पेशेंट उसको एक्सप्रेस नहीं कर रहा होता। ये तो आपको नहीं आके कहेगा डॉक्टर साहब मुझे बहुत टेंशन है, ये एंग्जाइटी है, तो फिजिकली फॉर्म के अंदर वो चीज़ें एक्सप्रेस होती हैं। जो फिजिकली फॉर्म में होती हैं हर बंदे की सिम्टम्स मुख्तलिफ, लेकिन ये जो सिम्टम है बहुत कॉमन है,
हाथ पाँव सुन होना, आंखें बंद करके कह दें कि ये एंग्जाइटी है। लेकिन जेन्युइनली जो डायबिटिक पेशेंट है अगर उसका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं है तो उसके अंदर न्यूरोपैथी बड़ी कॉमन चीज़ है। न्यूरोपैथी के मुख्तलिफ तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। न्यूरोपैथी में सादा लफ्ज़ में बता दूं, यानी जो नर्व्स जो हमारी हैं वो शुगर ख़राब रहने से वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी मुख्तलिफ सुन होना और शदीद दर्द होना, और बाज़ औक़ात जिसको में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप पाँव पे अगर कोई चादर भी रखे या हाथ भी लगाए तो उसको पेन होती है। इसको मेलोडेनिया कहते हैं, यानी नॉन पेनफुल स्टिमुलस से पेन का फील होना। यानी अगर किसी के जो कॉटन की चादर भी पाँव पे रख दी या किसी ने हाथ भी लगा दी, ये पेन तो नहीं करता नॉर्मल। अगर ये पेन उसको फील हो रही है, तकलीफ हो रही है, तो ये अल्टर्ड सेंसेशन है, इसका मतलब वो न्यूरोपैथी का शिकार है। और इसकी जो एक्सट्रीम फॉर्म है जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि ये इसके पाँव बिल्कुल बेहिस हो गए हैं, सुन हो गए हैं, यानी इस तरह सुन हो गए हैं कि अगर उस पर हम कोई पत्थर, कंकर, कील लग भी जाए उनको नहीं पता चलता, तो ये वो हाई रिस्क फुट बन जाता है। और इसकी जो एक्सट्रीम फॉर्म है जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि ये इसके पाँव बिल्कुल बेहिस हो गए हैं, सुन हो गए हैं, यानी इस तरह सुन हो गए हैं कि अगर उस पर हम कोई पत्थर, कंकर, कील लग भी जाए उनको नहीं पता चलता, तो ये वो हाई रिस्क फुट बन जाता है। तो नमनेस होना एक है कि पाँव के अंदर हो रही है, इसका मतलब हमें अपने शुगर कंट्रोल को देखना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा। खुशामदीद। सवालात का सिलसिला जारी है। इमूवेबल प्रॉपर्टी की किस तरह से तकसीम होती है, इस पर बातचीत कर रहे हैं। मिस मनल खान, आप सवाल कीजिए। क्या मालकान दौरान समाअत मुकदमा खुद से भी बाहमी तौर पर कोई फ़ैसला कर सकते हैं? इस दावे के हवाले से कानून ने फ़ैसला करने के लिए क्या कोई वक्त मुकर्रर किया है? बिल्कुल कर सकते हैं। प्राइवेट सेटलमेंट की ऑप्शन जो इस कानून में बाकायदा तौर पे दी गई, क्योंकि इसका बुनियादी तौर पे मकसद ही ये है कि आर्बिट्रेशन में जल्द से जल्द जहाँ तक रिजॉल्व हो सकता है इस मसले को रिजॉल्व कर दिया जाए। कोर्ट जो बिल्कुल लास्ट फेज़ है जिसमें ओपन ऑक्शन की जो है तारीख दे दी जाती है, ओपन ऑक्शन होने से पहले, उस डेट से पहले तमाम पार्टीज़ अगर किसी पॉइंट पे मुत्तफिक हैं तो वो एक रिटन सेटलमेंट कोर्ट में किसी भी वक्त दाखिल कर सकती हैं, और कोर्ट जब तमाम मालकान वो रिटन सेटलमेंट दे रहे हैं तो उस पर देर एंड देन अपना फ़ैसला उसके मुताबिक जो है वो दे देगी, ताकि वो बाइंडिंग हो जाए सबके ऊपर। तो ये रास्ता बिल्कुल मौजूद है। कब तक? जब तक कि ओपन ऑक्शन नहीं हो जाती। इन केस ओपन ऑक्शन हो जाती है तो उसके बाद ये आपके पास से राइट ख़त्म हो जाए, तो उससे पहले तक ये आपके पास हक मौजूद है। सेकंड जो क्वेश्चन का आपका फेस था, इसके अंदर बिल्कुल इसको जल्द से जल्द किया गया। 6 मंथ्स का टाइम दिया गया कि कोर्ट ने 6 माह के अंदर केस फाइल होने की तारीख से लेकर 6 माह के अंदर इसका फ़ैसला करना है। इन केस अगर वो कोर्ट किसी वजह से फ़ैसला नहीं कर सकती तो इसकी बाकायदा रिपोर्ट जो है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब के पास भिजवाएगी, उनसे परमिशन लेगी वजह के साथ कि मैं क्यों इसका फ़ैसला नहीं कर सका, और उनकी परमिशन से ही टाइम एक्सटेंड होगा। यानी कि कोर्ट के पार्ट पर भी रिस्ट्रिक्शन है, 6 महीने में उन्होंने फ़ैसला करना है। जी मिस इमरान, आपका सवाल। अगर मालकान किसी भी हल पर मुत्तफिक ना हो सकें तो क्या अदालत इस जायदाद मुतदाविया को फ़रोख्त करने का इख्तियार भी रखती है? जैसे कि पहले मैंने इंटरनल ऑक्शन के बारे में बताया था और उसकी 3 कंडीशंस थी कि रिटर्न कंप्रोमाइज़ होना चाहिए उनका, और जो प्रॉपर्टी है वो पार्टिबल नहीं होती अगर, और अगर पार्टिबल है तो वो इन कंट्रावेंशन ऑफ लॉ है। अब बात है ओपन ऑक्शन की कि अब जितने को ऑनर्स थे वो मुत्तफिक नहीं है कि हम ऑक्शन में आना चाहते हैं, या उन को ऑनर्स में से सिर्फ एक जो को ऑनर है वो इस बात पे मुत्तफिक है कि हाँ मैं आना चाहता हूँ और मैं ख़रीदना चाहता हूँ प्रॉपर्टी। तो ये जो प्रॉपर्टी पहले इंटरनल ऑक्शन के लिए थी ये ओपन ऑक्शन में चली जाएगी। अब आम आवाम जो है, पहले तो को ऑनर्स की हद तक लिमिटेड था, अब आम आवाम बाशमूल वो को ऑनर जो विलिंग है ऑक्शन में आने के लिए वो ऑक्शन में प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं। इसका भी वही तरीक़ेकार है, लेकिन ये इसको जो प्रिजाइड करेगा वो एक ऑक्शनियर अपॉइंट होगा कोर्ट की तरफ से। वो कोर्ट को बताएगा डेट, टाइम एंड प्लेस, और वही बताएगा कि रिज़र्व प्राइस क्या होगी, वही बताएगा बिड सिक्योरिटी कितनी होगी। बिड सिक्योरिटी होगी कि जितने भी ऑक्शनियर ऑक्शन पे प्रॉपर्टी जो परचेज करने आ रहे हैं वो एक सिक्योरिटी डिपॉजिट कराएंगे कि हम वाकई में इंटरेस्टेड हैं। देन एक बिडिंग का टाइम और प्लेस मुकर्रर हो जाएगा, वहाँ पे बिडिंग होगी एंड हाईएस्ट बिडर जो है वो उसको प्रॉपर्टी वो ख़रीद लेगा। लेकिन हाईएस्ट बिडर को 20% ऑफ द बिड अमाउंट जो है, जो हाईएस्ट बिड थी उसकी, वो 20% अमाउंट उसे डिपॉजिट करानी है ऑक्शनियर को, और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है वो 7 दिन के अंदर
7 दिन के अंदर वो डिपॉजिट करवाएगा। अगर वो नहीं करवाएगा तो वो उसकी जो बिड सिक्योरिटी और जो अमाउंट उसने डिपॉजिट कराई हुई है वो जब्त हो जाएगी, एंड देन अगेन ओपन ऑक्शन हो जाएगी, दोबारा से ऑक्शनियर अपॉइंट होगा और दोबारा से ऑक्शन कराई जाएगी। इसी तरह जैसे इंटरनल ऑक्शन में मैंने बताया कि को ऑनर्स आपस में एक रिटर्न ऑफर देंगे, काउंटर ऑफर्स देंगे, उधर भी टाइम का तयन किया गया है कि आपने जो अमाउंट है वो 15 दिन के अंदर जमा करवानी है। अगर आप 15 दिन के अंदर जमा नहीं करवाते तो आपसे आपकी जो अमाउंट है या आपका जो शेयर है वो तो होगा ही होगा, लेकिन जो आपकी अमाउंट डिपॉजिटेड है वो जब्त हो जाएगी और आइंदा की ऑक्शन में आप नहीं बैठ सकेंगे। तो ये खतरनाक काम है। तो जो टाइम लिमिट या टाइम फ्रेम कानून ने दे दिया है उसको कंपलसरी किया गया है, ये नहीं है डिस्क्रेशनरी नहीं है, ना ही इसके अंदर कोई लूप होल क्रिएट किया गया कि आप टाइम एक्सटेंड करवा सकते हैं, ये मैंडेटरी है। इसकी एक्सटेंशन के लिए कोई भी प्रोविजन कानून में मौजूद नहीं है। सवाल का जवाब भी काफ़ी यानी कानूनदान ही इसको समझ सकता है, ये एकदम आम फहम सा नहीं है, इट नीड्स सम अंडरस्टैंडिंग। एडवोकेट साद सलमान परवेज साहब, आपसे भी एक सवाल जो है वो उसकी कई शिकें हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं, यानी कि गैर मनकूला जायदाद की, तो बलीग साहब ने शुरू में बताया कि इसका इतलाक उस जायदाद पे होता है जो कि शायद रेजिडेंशियल हो जी या मे बी कमर्शियल भी, अदर देन एग्रीकल्चर। तो अगर ज़रूरी ज़मीन हो तो फिर बात कहाँ जाएगी? सर इसमें ये कि अगर सिविल सूट है किसी किस्म का भी कोई और उसके अंदर यही ऑब्जेक्शन रेज हो जाता है कि एग्रीकल्चर लैंड है, तो वो यही करेंगे कि उस सूट को वापस भिजवाया जाएगा रेवेन्यू के पास ही, कि जो कलेक्टर है वही इसको सुने। और इसी तरह अगर कोई रेवेन्यू का इस तरह का कोई मामला चल रहे हैं जिसके अंदर कोई टाइटल के कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है और वो कहते हैं कि जी सिविल सूट पेंडिंग है, तो इसे वापस सिविल जो है उसी मुकदमे को वापस सिविल नेचर में ही देखा जाएगा कि जब इसका टाइटल जो है जब उसका डिस्प्यूट ख़त्म होगा तो फिर ये वापस आएगा कलेक्टर के पास सुनने के लिए। तो दोनों के अंदर ये डिफरेंस आ जाता है जब भी कोई इस तरह का कोई इशू अराइज होता है। तो ये रेवेन्यू के महकमे की तरफ जाएगा या हाई कोर्ट की तरफ जाएगा? सर रेवेन्यू की तरफ जाएगा, जहाँ रेवेन्यू की तरफ है। मैं इसमें थोड़ी सी वजाहत कर रहा हूँ। तो बुनियादी तौर के ऊपर जो है रेवेन्यू के लिए एक अलग से मैकेनिज्म है जिसको आमतौर पर हम पटवारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार के तौर पर जानते हैं। वो रेवेन्यू ऑफिसर्स उनकी रेवेन्यू को पाकिस्तान जानता है, पूरा पाकिस्तान जानता है और पटवार के मामले को तो डिप्टी कमिश्नर और फिर कलेक्टर के तौर पे कमिश्नर के पास जो है वो फाइनल अथॉरिटी होती है। तो जहाँ पर एग्रीकल्चरल लैंड की उसकी डिवीजन की बात आएगी, उनकी तकसीम की बात आएगी, तो ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ जो है लैंड रेवेन्यू लॉज के तहत कलेक्टर्स के पास है, उनकी कोर्ट्स में जाते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है कि कहीं पर टाइटल का डिस्प्यूट आ जाता है। जैसे एक शख्स है तो ज़रूरी ज़मीन है लेकिन वो कहता है कि इसका टाइटल नहीं है, मेरा टाइटल है, कोई ऐसा टाइटल आ जाता है, तो जब इस तरह का डिस्प्यूट पैदा होगा तो उसका इख्तियार जो है सिर्फ और सिर्फ सिविल कोर्ट के पास है। वो केस रेफर हो जाता है सिविल कोर्ट को कि पहले इसका टाइटल का जो है उसका डिसाइड करे। लाइकवाइज इसी तरह अगर किसी चलती प्रोसीडिंग से दौरान जिस तरह साद ने बताया तो वो प्लेंट जो है प्लेंटिफ को वापस कर दी जाती है और उसको कहा जाता है कि कलेक्टर के पास जाके प्लेंट तुम अपनी फाइल करो क्योंकि ये रेवेन्यू का इख्तियार है। अब कहीं पर क्वेश्चन ऐसा राइज आ जाता है कि कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है कि क्या ये ज्यूरिसडिक्शन सिविल कोर्ट के साथ है या ये ज्यूरिसडिक्शन जो है रेवेन्यू कोर्ट के साथ है। तो रेफरेंस के तौर पे इसको हाई कोर्ट को भी बिछाया जा सकता है कि हाई कोर्ट क्योंकि उसको डिटरमिन करे कि ये कहाँ पर होती है। फिर इसमें एक क्वेश्चन और भी आता है क्योंकि देहात के अंदर आप देखते हैं कि लोग रिहाइश पजीर भी उसी ज़रूरी ज़मीन के ऊपर होते हैं, उसको सकनी ज़मीन या आबादी देह कहा जाता है। तो अब ऐसी कोई जगह आ जाती है जहाँ पर वो आबादी देह के अंदर जगह वाक़ है तो वहाँ पर इख्तियार वापस सिविल कोर्ट के पास चला जाता है। लेकिन ये डिटरमिन करना है कि क्या ये एग्रीकल्चरल लैंड है या ये वो रिहायशी ज़मीन है, ये अल्टीमेट जो इख्तियार है, मुकम्मल इख्तियार ये रेवेन्यू ऑफिसर के पास है। जो वो ये कह दे कि ये सकनी ज़मीन है तो फिर वो डेफिनेट सिविल कोर्ट के पास जाएगी, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो ये थोड़ा सा मिक्स क्वेश्चन जो है दो जगह पे जुरिसडिक्शन गवर्नमेंट जितने कवानीन हैं इसके अंदर बताया गया है, एरिया स्पेसिफाई किए गए हैं कि कौन सा एरिया जो है अर्बन एरिया है, कौन सा एरिया पेरी अर्बन एरिया है, कौन सा एरिया एग्रीकल्चरल एरिया है। तो इसको भी कानून ने वाज़े तौर पे बयान किया गया, जो अगले हम शोज़ में बताएंगे कि कौन कौन से एरियाज़ कहाँ कहाँ पे फॉल करते हैं। सिविल कोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ अल्टीमेट जुरिसडिक्शन है, मतलब कि इसे हम तमाम कोर्ट्स की माँ कहते हैं। तो
जितने भी पेचीदा क्वेश्चन है ना, जितने भी पेचीदा क्वेश्चन है, चाहे वो अर्बन एरिया से रिलेटेड हो, चाहे वो एग्रीकल्चरल एरिया से रिलेटेड हो, वो सारे की सारी जुरिसडिक्शन सिविल कोर्ट के पास है। पार्टीशन के कवानीन में जो अभी आज हमने डिस्कस किया है, इसमें भी एक प्रोविज़न मौजूद है कि अगर टाइटल का मामला है तो वो पहले सिविल कोर्ट डिटरमिन करेगी कि किसका टाइटल बनता है एंड देन पार्टीशन होगी। पहले ये होता था कि सीधा आप पार्टीशन के लिए जाते थे और पार्टीशन के लिए फिर कोर्ट आपको कहती थी कि जी आपके टाइटल सही नहीं है, डिटरमिन नहीं है, तो आप पहले टाइटल डिटरमिन करवाएं, तो उसके लिए अलहदा से सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल होता था। लेकिन जब से 2012 का कानून आया है, इसने दोनों सूट्स को आपस में मर्ज कर दिया। तो अब जो हम दावा दायर करते हैं वो दावा बराए इस्तक़रार हक व तकसीम का होता है कि पहले डिक्लेयर करें कि हम लीगल एयर्स हैं या हम ऑनर हैं एंड देन आप तकसीम करें। तो जब वो डिक्लेरेशन के ऊपर कोई डिक्री पास करेंगे तो हम उसे इब्तदाई डिक्री कहते हैं, प्रिलिमिनरी डिक्री कहते हैं। वो पहले डिटरमिन करेगी कि आप ओनर हैं या नहीं हैं। ओनर हैं देन आपके अमंग जो है वो शेयर डिवाइड होगी प्रॉपर्टी। काफ़ी बुनियादी और काफ़ी गहरी भी इनफैक्ट आज बातचीत हो गई इसके बारे में। सो एक ढांचा हमें समझ आ गया कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसकी कैसे तकसीम मुमकिन है। नदीम नूर साहब, मिस मनहल, मिस सिफा, आप तीनों का बहुत शुक्रिया और आप तीनों साहिबान का, एडवोकेट्स का बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब के लिए नया साल 2021 तमाम सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए और हम सब के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। ख़ास तौर पे बारान साहब, आपको क्या लगता है कि आपके लिए कैसा होगा ये सर? नए साल का जो सूरज है मेरे लिए तो बहुत ही खुशाइंद है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। आगे देखते हैं क्या लिखा है इस साल में। 2020 के लिए भी यही कहा गया था, लेकिन बहुत नागहानी साल तो माशाल्लाह बिल्कुल हर साल से मुतमईन है। इस साल में आपके बाल माशाल्लाह बड़े उन्होंने रोज़ अफजूं तरक्की की से, तो आइंदा के लिए भी हम ऐसी तवक्कुआत वाबस्ता करेंगे। सेम फॉर यू मिस मनहल, आपके लिए भी ठंडा गर्म होगा साल अगला काफ़ी। So, Khwatin Hazrat, thank you very much once again for the panel and for the advocates. Thank you so much. इंशाल्लाह आपसे भी मुलाकात रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। We'll be back with Joy of Justice. Take care. Allah Hafiz.